अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमने शॉर्ट कर लिए हैं इससे पहले और एमसीक्यूज भी कर लिए हैं पिछले लेक्चर्स में। अब हम यहाँ पे लॉन्ग करते हैं। सबसे पहला लॉन्ग है, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ माइटोसिस। यानी कि जो माइटोसिस है उसके जो मराहल के दौरान होने वाले वाक़यात हैं वो आपने बयान करने हैं कि उसके जो मराहल के दरमियान दरमियान कौन से वाक़यात हैं वो रूनुमा होते हैं। हम माइटोसिस वाले जो है लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये सफ़ा नंबर जो है वो 65 है इंग्लिश मीडियम का। तो यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है। माइटोसिस वाला है तो ये माइटोसिस के मराहल है। माइटोसिस की आपने तारीफ लिखनी है। ठीक है, ये वाली तारीफ लिखनी है जिसमें एक सेल है वो इनटू डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, एज वर प्रेजेंट इन दी पेरेंट सेल। तो ये वाली तारीफ लिखकर आपने इसके बाद इसके जो फेजेस लिखने हैं। ठीक है, फेजेस में क्या आ जाएगा, कैरियोकाइनेसिस आ जाएगा जिसमें जो है वो न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। तो कैरियोकाइनेसिस के चार मराहल हैं, आपको पता है कि प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है। ठीक है, तो ये आपने मराहल के बारे में लिख देना है ब्रीफली। ये उर्दू मीडियम वालों का भी यहाँ पे ही है। आपने मतलब कि यहाँ पे माइटोसिस की ये डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद उसके मराहल लिखने हैं। कैरियोकाइनेसिस का लिखना है और उसके बाद ये प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज लिख देना है। उसके बाद आपने ये वाला इसकी साइटोकाइनेसिस को थोड़ा सा बयान कर देना है। तो शॉर्टली आपने लिखना है और पॉइंट्स है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्लियर करने हैं और हेडिंग्स की सूरत में आपने इसको ये अ, ये क्वेश्चन आपसे जो है वो सिर्फ इतना जो है लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बाज़ इसको आपको वो शॉर्ट करके देगा, आपसे पूछेगा कि जो एम फेज़ में कैरियोकाइनेसिस है उसके मराहल बता दें। तो आपको आने तो सारे चाहिए, जो भी आपसे पूछेगा वो आप बता दीजिएगा। अगर डायग्राम पूछेगा तो वो साथ तमाम फेजेस की थोड़ी थोड़ी हमने बड़ी वजाहत के साथ इनको स्टडी किया है कि किस तरह ये करो इंटरफेस के दौरान किस तरह जो है वो क्रोमेटन है वो डुप्लीकेशन होती है उसकी डीएनए की। और उसके बाद किस तरह ये स्पिंडल बनते हैं सेंट्रोसोम, और किस तरह ये मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, और उसके बाद किस तरह एनाफेज के दौरान ये मुखालिफ कुतुबैन की तरफ चले जाते हैं, और दोबारा किस तरह न्यूक्लियर इन्वेल्प है जो दोबारा बनना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस है वो किस तरह दरमियान से जो सेल है वो पिंच हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिखिएगा। ओके बच्चे, दूसरा सवाल है, डिस्क्राइब द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल एंड प्लांट सेल। यानी कि एनिमल और प्लांट सेल, पौधे और जो जानवर और पौधों के सेल में वो साइटोकाइनेसिस को बयान करें। तो ये शॉर्ट के तौर पर भी हमने किया है। तो देखें अब यहाँ पे ये लॉन्ग सवाल भी उसने पूछ लिया है। तो ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात, मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि कोई भी शॉर्ट समझ के आपने नहीं छोड़ना, वो लॉन्ग भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आएंगे, ये शॉर्ट में मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। तो ये साइटोकाइनेसिस है। ठीक है, तो ये एनिमल सेल में बताया गया है कि किस तरह क्लीवेज फरो बनती है और रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट आती है जो कि सुकड़ती है, और जो फुरो है ये जो है नालीनुमा एक साख्त है, ये अंदर की तरफ चली जाती है और जो सेल है वो इस तरह हो जाता है, साइटोप्लाज्म तकसीम हो जाता है। तो ये साइटोकाइनेसिस किस में है। तो अच्छा, जब साइटोकाइनेसिस का लॉन्ग आएगा तो पहले आपने क्या लिखनी है, साइटोकाइनेसिस की तारीफ लिखनी है। ठीक है ना, इसकी तारीफ क्या है कि इट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद आपने लिखना है, एक हेडिंग बनानी है, इन एनिमल सेल्स। ठीक है ना, एनिमल साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। ठीक है ना, ये इतनी, और फिर आगे ये इतनी, ये मार्कर का मार्कर से आपने बना देनी है। ठीक है ना, तो ये जब आप हेडिंग बनाएंगे तो उसके बाद नीचे आपने ये लिख देना है। और जब प्लांट सेल की बात आएगी तो आपने फिर हेडिंग बनानी है मार्कर से, इन प्लांट सेल। ये तीन हेडिंग हो जाएंगी एक लॉन्ग में। एक साइटोकाइनेसिस की हेडिंग हो जाएगी डेफिनेशन की, एक इन एनिमल सेल, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, फिर साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। ठीक है ना, तो फिर प्लांट सेल में आपने बता देना है कि फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। ठीक है, तो एक प्लेट बनती है जिसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, ये गोल्जी वेसिकल्स की मदद से बनती है। तो ये जैसे जैसे ये प्लेट जो है ये बाहर की तरफ बढ़ती है तो सेल क्या है, दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है। ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस पहले आप लिखेंगे, इसकी तारीफ लिखेंगे। उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे जानवर के सेल में साइटोकाइनेसिस, उसको बयान कर देंगे, और फिर आप पौधे के सेल में साइटोकाइनेसिस और इसको बयान कर देंगे। तो ये एक छोटा सा सवाल है और है भी इजी और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। अगला सवाल है बच्चे, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस मतलब अहमियत, यानी कि माइटोसिस की अहमियत बयान करें। माइटोसिस की अहमियत के लिए हम उसका जो अहमियत वाला टॉपिक है वहाँ जाते हैं, सिग्निफिकेंस वाला। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो सबसे पहले आपने इसकी ये हेडिंग देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने मार्कर से इसकी हेडिंग देनी कि ये ग्रोथ में किरदार अदा करती है।
हमारे बहुत सारे सेल हैं जिसम से वो गिरते हैं, तो उनकी जगह नए बना लिए जाते हैं, जो डैमेज होते हैं उनकी जगह भी नए बना लिए जाते हैं। तो सेल रिप्लेसमेंट के बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो ये वाला, ये ग्रोथ के बारे में लिखना है कि किस तरह जाइगोट से एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है, और अगर जो सेल हैं वो डैमेज हो जाएं या सेल हैं वो डेड हो जाएं तो उनकी जगह नए बना लिए जाते हैं, तो उसको हम सेल रिप्लेसमेंट बोलेंगे। रीजनरेशन आपने बतानी है, तो इसकी मिसाल देनी है सी स्टार की, कि वो अपना खोया हुआ बाजू बना लेती है दोबारा, ठीक है ना। तो उसके बाद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताना है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो आपने मिसाल देनी है हाइड्रा की, जिसमें बडिंग होती है, ठीक है। तो बडिंग होती है, क्या करता है कि उसे एक बडनुमा साख्त ऊपर पैदा होती है और जिस साइज में बढ़ती है, और एक नया हाइड्रा है वो बन जाता है, और ये माइटोसिस की वजह से होता है। तो ये चार चीज़ें आपने माइटोसिस की सिग्निफिकेंस में लिखनी है। पहली नशोनुमा, ठीक है। नशोनुमा किस तरह होती है, ये लेक्चर हमारे इसमें डिटेल में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सेल की तब्दीली और रीजनरेशन, ठीक है बच्चे। ये रीजनरेशन किस तरह होती है, सी स्टार की मिसाल देनी है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने किसकी मिसाल देनी है, हाइड्रा की। अगर एमसीक्यूज में आए ना कि सी रीजनरेशन एग्जाम्पल है, सी स्टार में माइटोसिस की यानी कि एग्जाम्पल है, तो आपने इसके बताना है सी स्टार, ठीक है ना। या रीजनरेशन और सी स्टार का आपस में ताल्लुक है, ये बात याद रख लीजिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और हाइड्रा का आपस में ताल्लुक है, ये बात याद रखिएगा। इस तरह ये ना एमसीक्यूज पूछा जाता है। उसके बाद है नंबर 4 बच्चे, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेजेज ऑफ मियोसिस वन, यानी कि मियोसिस वन के दौरान जो है, उसके मरहल के दौरान होने वाले वाकयात बयान करें। तो मियोसिस वन में जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपको पता है कि प्रोफेज वन के दौरान क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो उसके बाद आपने प्रोफेज टू लिखना है, सॉरी प्रोफेज वन लिखना है, फिर मेटाफेज वन लिखना है, फिर एनाफेज वन, और फिर टीलोफेज वन लिखना है। तो मियोसिस वन के सारे मरहल आपने जो है वो बयान करने हैं जिसमें क्रॉसिंग ओवर दिखाई गई हो। देखते हैं। ये देखें बच्चे, मियोसिस है, ठीक है ना। मियोसिस की आपने तारीफ लिखनी है, उसके बाद आपने मियोसिस वन को बयान करना है, ठीक है ना। मियोसिस वन का जो मेन चीज़ है वो यही है कि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे, ठीक है। और जो मियोसिस टू थी आपको पता है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे। तो प्रोफेज वन मियोसिस का आपने इसके बारे में लिखना है कि क्रोमोसोम लंबाई के रुख जुड़ते हैं, और एक इसको हम साइनेप्सिस बना देते हैं, कहते हैं। और उसके बाद अपने हिस्सों का तबादला करते हैं, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर की यहाँ पे तारीफ है, तो इनको आपने हेडिंग्स में लिख देना है। प्रोफेज वन का लिख दिया, ठीक है। इस तरह ये उर्दू मीडियम वाले हैं, ये इसकी तारीफ लिखेंगे मियोसिस की, और उसके बाद मियोसिस के मराहल लिखेंगे, ठीक है। और प्रोफेज वन लिखेंगे, यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर वगैरह ये सारी चीज़ों को आपने बयान करना है। स्ट्रक्चर भी ये बनाना है आपने। और उसके बाद क्या है, मेटाफेज वन लिखेंगे, फिर एनाफेज वन लिखेंगे, और फिर टीलोफेज। ये तो बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही है तकरीबन, बस फर्क ये है कि होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो मेन चीज़ जहाँ पे फ़र्क आएगा माइटोसिस का और मियोसिस का, वो ये होगा कि इसका जो प्रोफेज वन है ना, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम, उसमें जो होंगे क्रॉसिंग ओवर होगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान, ठीक है। तो उस चीज़ को आपने क्रॉसिंग ओवर को ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान करना है। तो ये हो जाएगा फेजेस ऑफ मियोसिस वन। तो ये आपने इसको डायग्रामेटिकली भी, ये जो सारी डायग्राम है, ये आपने सारी इसको बयान करना है। तो ये आपका लॉन्ग क्या है, क्लियर हो जाएगा। 10 वाला बच्चे, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की क्या है जो अहमियत है वो बयान करनी है आपने। तो वजह ये आपकी बुक से सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस वाला जो है वो टॉपिक मैंने ऑन ओपन किया है। तो जो सबसे पहले आपने इसकी सिग्निफिकेंस लिखनी है कि मियोसिस मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, मुकम्मल रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 23, अगर हम इंसान की मिसाल दूं तो इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं। तो जो नेक्स्ट जाइगोट बनता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद क्या रहती है, सेम हो जाती, उसमें दोबारा से मेंटेन हो जाती है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, 46 हो गए। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, मेंटेन रहते हैं। उसके बाद आपने ये गैमेट्स वगैरह के बारे में बताना है, और पौधों की बात करेंगे तो इसमें आपने स्पोर्स के बारे में बताना है। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, गैमेट्स में हाफ होते हैं जब जाइगोट बनता है इनसे, इनके मिलाप से, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, फिर मेंटेन हो जाते हैं। ये आपने पहला पॉइंट लिखना है मियोसिस की अहमियत का, कि इसकी वजह से क्रोमोसोम की तादाद मुस्तकिल रहती है। इस पे हमने डिटेल में सारे लेक्चर दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे, सुन सकते हैं लेक्चर्स को। मियोसिस ब्रिंग्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो दूसरा आपने बताना है कि मियोसिस क्या करती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को लेकर आती है।
इसकी वजह से क्या होते हैं, वरासती तगय्युरात पैदा होते हैं। तो इसकी मिसाल मैंने दी थी कि बच्चे में जो खसूसियात होती हैं बहुत सारी वालिदैन की होती हैं, लेकिन बहुत सारी खसूसियात ऐसी भी होती हैं कि जो कि वालिदैन से मुख्तलिफ होती हैं, वो हूबहू अपने माँ बाप की कापी नहीं होता। तो वो जो सारी वरासी खसूसियात हैं, जो तगय्युरात आए हैं, वो जो मियोसिस वन के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी उस वजह से है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान जो एक्सचेंज हुआ था मटीरियल का, उस वजह से ये आई हैं। तो ये भी मियोसिस का फ़ायदा है कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी लेकर आती है, इससे वरासती तगय्युरात पैदा होते हैं। तो बच्चे आपने दो हैं इसकी अहमियत के पॉइंट लिखने हैं, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे बच्चे थोड़े से हैं तवज्जो तलब सवालात हैं, यानी कि जिन्हें हम तहकीकी सवालात बोलते हैं, रिसर्च बेस, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले है कि what role what role might mistakes in the cell cycle checkpoints play in the emergence of cancer? यानी कि जो सेल साइकिल के को चेक करने के लिए चेक पॉइंट होती हैं, अगर उनमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो किस तरह कैंसर का बायस बनता है। देखें बच्चे, हमने कहा कि जीन्स कंट्रोल करते हैं सेल साइकिल को, जो हमने पढ़ा था कि खास किस्म की प्रोटीन होती हैं या जीन्स होते हैं जो कि इन चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह जो ट्यूमर को या कैंसर को कंट्रोल करते हैं वो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं, ठीक है। और जो कैंसर काज करते हैं वो ऑन्कोजीन होते हैं। अब बाज़ का ऑन्कोजीन क्या है कि ये गालब आ जाते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। देखिए, जब सेल साइकिल है वहाँ पे चेक पॉइंट है, वो देख रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल पूरा अगले सेल में है, वो जा रहा है, जो एस फेज़ के दौरान डीएनए की रेप्लिकेशन हुई है। और उसके अलावा ये भी चेक किया जाता है कि आया कि सेल में किसी डीएनए में किसी किस्म का कोई डैमेज तो नहीं आया। तो ये डैमेज कई वजूहात की वजह से आ सकता है, रेडिएशन, सूरज की रोशनी की वजह से आ सकता है, किसी पॉइजनस फूड की वजह से आ सकता है। तो ये सारी वजूहात हैं, रेडिएशन या कोई भी चीज़। तो इस तरह ये इनकी वजह से कोई ना कोई डैमेज डीएनए को हो सकता है। तो अगर ये इस तरह डीएनए डैमेज होगा तो वो चेक पॉइंट है, वहाँ पे बाज़ का चेक किया जाता है, लेकिन बाज़ का तो उससे मिस्टेक हो सकती है। तो अगर चेक पॉइंट से ज़रा सी मिस्टेक हो गई तो जो नया सेल बनेगा वो डैमेज बनेगा। अब उस सेल से जो मजीद सेल बनेंगे वो माइटोसिस करवाएगा, तो उससे मजीद डैमेज सेल बनेंगे, 2, 4, 8, 16, इसी तरह एक इंक्रीज होगा सेल में। और जो इस तरह की जो अनकंट्रोल बेकाबू सेल की तकसीम है उसे हम क्या कहेंगे कि कैंसर कहेंगे। और उसकी वजह से क्या है, बेकाबू सेल की तकसीम होती रहेगी। अगर माइट मिस्टेक भी हो जाए सेल साइकिल की चेक पॉइंट में, तो सेल साइकिल में ये ऐसा सिस्टम रखा गया है कि हर चीज़ क्या है, आप अल्लाह ताला ने कंट्रोल की हुई है। यहाँ पे अगर ज़रा सी मिस्टेक आ गई तो फिर क्या हुआ, इसकी वजह से कोई ना कोई है बीमारी है, जहाँ पे हमने ट्यूमर के बारे में पढ़ा था, और ये कैंसर है जो कि सेल साइकिल की चेक पॉइंट में गलती की वजह से होता है। तो बच्चे, आखिरी सवाल है, व्हाई डू स्किन सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली थ्रू आउट एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस बट नर्व एंड मसल सेल परमानेंटली एग्जिट द सेल साइकिल। मतलब ये है कि क्यों किसी जानदार के वजूद में, हयातियात के वजूद में, जिल्द का सेल है ये मुस्तकिल तौर पर तकसीम होता है, लेकिन असाब जैसे नर्व और पट्ठों के जो सेल हैं, मसल सेल हैं, ये मुस्तकिल तौर पर सेल साइकिल से बाहर निकल आते हैं। तो हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था कि जो स्किन के सेल हैं, ये अच्छा, ये स्किन के सेल है ना, ये जी नोट फेज में नहीं जाते। लेकिन हमने पढ़ा था जो नर्व सेल हैं, ये बच्चों के सेल हैं, ये जी नोट फेज में जाते हैं। अब इसकी आप वजह देखें, इंटरेस्टिंग है। जो स्किन स्किन है बच्चे, ये हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है, ठीक है ना, सबसे बड़ा ऑर्गन है और एक्सटर्नल है। तो इसको रिपेयर होना ज़रूरी है, और इस पे जो है बाहर का माहौल असर करता है। बहुत सारे सेल्स हैं जिल्द के, वो गिरते हैं, ठीक है, रोज़ाना इसमें टीयर एंड वियर होते रहते हैं। तो इसको तो तकसीम होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप नर्व सेल की, मसल सेल की बात करें ना, तो जो नर्व है ना बच्चे, ये न्यूरॉन्स हमने जो पढ़े थे, तो जो इनका जो नर्व्स का जाल है ना, ये पूरे जिस्म में, दिमाग से लेकर पूरे जिस्म के हिस्सों तक फैला हुआ जाल होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से जब ये सेल बनते हैं, तो जब उसके बाद ये बालग हो जाते हैं या मेच्योर हो जाते हैं, हाईली स्पेशलाइज हो जाते हैं, यानी कि हमने सेल स्पेशलाइजेशन पढ़ी थी चैप्टर 4 में 3 में, सेल वाले चैप्टर में। तो ये जब हाईली स्पेशलाइज हो जाते हैं तो फिर ये सेल साइकिल से निकल आते हैं। अब इन्होंने तकसीम नहीं होना, अब ये जी नोड फेज में आ गए, अब इन्होंने अपना सारी जिंदगी काम करना है। देखिए बच्चे, ये बनाते हैं नेटवर्क, मैंने बताया कि नर्व सेल बनाते हैं नेटवर्क, दिमाग से लेकर
पूरे जिस्म तक फैला होता है, जो कि हमें सुई भी चुभती है तो फौरन वो नेटवर्क है हमें सेकंड के हज़ारवें हिस्से में बताता है। आग आग के करीब जाएं तो सेकंड में हमें वो सेंसेशन होती है, कोई दर्द हो जाए, चोट लगे, तो सेकंड के हज़ारवें हिस्से में हमें क्या होती है, सेंसेशन होती है, हमें पता चलता है कि ये नर्व का जाल है। अगर बच्चे ये तकसीम होना शुरू हो जाए, उसने यही पूछा है कि अगर ये तकसीम ये सेल साइकिल को परमानेंट क्यों एग्जिट करता है, ये तकसीम क्यों नहीं होता। अगर बच्चे ये तकसीम होना शुरू हो जाए तो उसे फिर उस दोबारा उस जाल का हिस्सा बनने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होगा, और उतने वक्त में हो सकता है कि ये नेटवर्क टूट जाता है। ठीक है, नेटवर्क टूट जाएगा तो उस नेटवर्क को दोबारा बनने के लिए, उस जाल को दोबारा बनने के लिए टाइम लगेगा। हो सकता है उस दौरान हमें कोई चोट लगे और हमें पता ना चले और हमारा नुकसान कर दे। चोट में जो हमें तकलीफ होती है, जो दर्द होती है, वो हमें यही बताती है कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आप इसको कंट्रोल करें, तो हम उसको फौरन कंट्रोल करते हैं। जैसे सुई चुभती है तो हम फौरन हाथ पीछे कर लेते हैं, वो हमें दर्द होता है तो हम हाथ पीछे करते हैं। तो ये जाल हमें बताता है कि आपको कुछ ना कुछ तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ये नर्व का जाल भी तकसीम होता रहे, तो फिर इसके जो सेल हैं ये तकसीम होते रहें, तो फिर इनको दोबारा इस जाल का हिस्सा बनने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए होगा, और उस वक्त में हमारा कोई नुकसान हो सकता है। इसी तरह मसल सेल हैं, ये हरकत को कंट्रोल करते हैं, ये मसल्स में बड़े हाईली स्पेशलाइज होते हैं, बड़े मखसूस होते हैं, बड़े हाई लेवल पे जाकर। तो अगर ये भी तकसीम होते रहें तो हम हमें हरकत करने में भी मसला हो सकता है। जब ये तकसीम होंगे, मतलब कि ये टूट फूट का शिकार होंगे, टूट फूट का शिकार होंगे तो हमारे जिस्म को नुकसान होगा, हमारे पट्टों को नुकसान होगा, और हमारा जो जिस्म है वो एफिशिएंटली हम दौड़ नहीं सकेंगे, हम खेल नहीं सकेंगे, हम काम नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से जो स्किन के सेल हैं वो तो तकसीम होते रहते हैं, क्योंकि ये एक बाहर वाला आर्गन है, ये एक्सपोज होता है इन्वायरमेंट के साथ, इसके सेल गिरते हैं लाखों में, बना भी लिए जाते हैं। लेकिन जो नर्व का सेल है और मसल सेल है, ये एक जाल की सूरत में काम करते हैं। इनको बनाने में वक्त भी लगेगा, और इनको दोबारा उसी नेटवर्क का हिस्सा बनने में वक्त लगेगा, और उतनी देर में हमारा कोई ना कोई जो है वो डैमेज हो सकता है बॉडी का। तो बच्चे ये था ये इस तहकीकी सवाल का जवाब। चले, हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया बेटा जी। आगे हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5। तो उसमें मिलते हैं हम। अगर आपने जो है वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे, तो आपकी जो पूरी लेक्चर सीरीज है वो हम अपलोड करने जा रहे हैं। 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए इंशाल्लाह। अगले एक डेढ़ माह में हम वो सारी बुक है जो इसको अपलोड करेंगे, और फिर हम इसके नोट्स की तरफ भी जाएंगे। तो बच्चे आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।